तो नोट्स मेकिंग कोई प्रथा नहीं है कि करना ही करना है। आपके ऐसे नोट्स होने चाहिए कि आपका पेपर 1 पेपर 2 जो भी है 50 एक पेजेस के अंदर पूरा बन जाए। अब कोई भी चीज़ होगी जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आज अगर ये चीज़ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो ये सिलेबस में किस जगह पर आता है। एनसीईआरटी को कभी कम मत आतिएगा, ये मैं आपसे हमेशा कहूँगा। जितने छोटे नोट्स होंगे उतना आसान होगा रिविजन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उस शॉर्ट में मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि आप लोगों को एक्चुअल एनसीईआरटी पढ़ते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो एक बहुत ही कॉमन चीज़ मुझे उस शॉर्ट के अंदर मिली, जो कि मैंने भी अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि ये मेरी प्रॉब्लम भी होती थी, वो ये कि कैसे एनसीईआरटी से नोट्स बनाए जाए। ये मैं कमेंट भी यहाँ लिखा हुआ है, कृतिक चौहान करके कोई स्टूडेंट है, उसने ये लिखा कि यस सर, आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ बताऊंगा कैसे यहाँ पर नोट्स बनाए जाएंगे। बात मैं एनसीईआरटी की भी करूंगा और साथ ही साथ मैं स्टैंडर्ड बुक के कैसे नोट्स बनाए मैं आपको वो भी यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। टेलीग्राम चैनल है, इसको आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एक डिस्कशन ग्रुप भी है जिसको मैंने यहाँ पर ऑन कर रखा है। आप अपने आंसर्स को यहाँ भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो आप यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। कोई मेरी तरफ से कम्युनिकेशन है तो मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे कर देता हूँ, और साथ में जो भी लेक्चर्स के पीडीएफ होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, राइट। तो ये वो शॉर्ट है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने बनाए थे, लगभग 300 यहाँ पर कमेंट्स आए। जो मोस्ट कॉमन कमेंट था जो मुझे दिखा वो यही था कि आप लोग इस बात से एग्री कर रहे थे कि हाँ सर, ये समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी से कौन से पॉइंट्स उठाएं, एनसीईआरटी से कौन से पॉइंट्स छोड़ें। और बड़ी बात यह है कि हमें समझ में ये नहीं आता कि एनसीईआरटी से पॉइंट्स लिखे कैसे, पूरी पूरी लाइन लिखनी है, क्या करना है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं, और उसके बाद आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहाँ पर नोट्स को बनाना है। साथ ही मैंने अपने किताब के भी यहाँ पर सैंपल लेके आया हूँ, स्क्रीनशॉट लगा के लेके आया हूँ बुक्स के अपने, ताकि मैं आपको अपने बुक्स दिखा सकूँ कि मैंने कैसे चीज़ों को करा था, ठीक है। अब सबसे पहली बात जो है वो आपको ये ध्यान रखनी है, जब आप नोट्स की बात करते हो, नोट्स मेकिंग की बात करते हो, तो नोट्स मेकिंग कोई प्रथा नहीं है कि करना ही करना है। नोट्स मेकिंग कोई ये मैंडेटरी नहीं है कि बनाना ही बनाना है। अगर आप अलग अलग टॉपर्स को पढ़ोगे, आप अलग अलग टॉपर्स सुनोगे, तो अलग अलग टॉपर्स से बोलेंगे कि हाँ मैंने बहुत एग्जॉस्टिव, कोई कहेगा मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स क्रिएट किए थे, बनाए थे, कोई कहेगा मैंने बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाए थे, कोई कहेगा कि हाँ मैंने ठीक ठीक जहाँ मुझे ज़रूरत लगी मैंने उस चीज़ के नोट्स बनाए, बाकी चीज़ें मेरी किताब के अंदर रही। तो ये डिफ़र करेगा, हर स्टूडेंट की कहानी अलग होगी, यहाँ पर आपकी भी सिमिलरली अलग होगी। आप अपने आप को इस वीडियो के बाद एनालाइज करिएगा कि कैसे आप चीज़ों को याद रख पाते हैं, कैसे आप कर पाते हैं। मैं अपनी बात करूँगा तो मैं क्या करता था, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जैसे जब मैं एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था, तो एम लक्ष्मीकांत की एक नहीं, कम से कम नहीं तो 8-10 बार एम लक्ष्मीकांत पढ़ चुके होंगे। अब होता क्या है कि जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो कई बार मैं क्या करता था, फर्स्ट रीडिंग करी थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फर्स्ट रीडिंग में तो हवा ही लग रही थी कि चल क्या रहा है। बट एनीवे मैंने पूरी किताब को पढ़ा, जल्दी जल्दी उसकी रीडिंग यहाँ पर करी, तो उससे क्या हुआ कि मुझे एक ब्रॉड आइडिया मिल गया कि यार किताब में चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। एक चैप्टर उठाया, चैप्टर को पूरा पढ़ा और बिना रुके उस चैप्टर को 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर पूरा फिनिश किया, 2 घंटे का सिर्फ रीड कर लिया। उससे क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा आप रूबरू हो जाते हो चीज़ों से कि हाँ इस चैप्टर में मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसकी नेक्स्ट रीडिंग करनी होती है। अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया था, या फिर मैक्सिमम टॉपर्स भी आप देखोगे तो आपको यही स्ट्रैटेजी बताते हुए मिलेंगे। हालांकि बहुत जगह बहुत डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कोई बोलता है करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि नहीं मैंने तो करंट अफेयर्स के नोट्स क्रिएट ही नहीं करे थे, मैंने अखबार से नोट्स बनाए ही नहीं थे। जो भी यहाँ पर मैगजीन्स के मंथली कंपाइलेशंस आते हैं या फिर ईयरली कंपाइलेशंस आते हैं, मैंने उसको फॉलो किया था। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने ईयरली कंपाइलेशंस फॉलो किया, कोई कहता था कि नहीं मैंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो मैगजीन आई वो फॉलो किया। तो हर स्टूडेंट की यहाँ पर कहानी अलग होगी, लेकिन आपको क्या सूट बेस्ट कर रहा है वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली चीज़ों को अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई प्रथा नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि नोट्स नहीं बनाए तो फेल कर जाओगे। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि नोट्स बनाना एक अच्छी चीज़ होती है। उसका रीज़न ये है कि आप जब मेंस एग्जामिनेशन पे मेंस का एग्जाम दे रहे होगे तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको एक एक दिन में 2-2 पेपर के एग्जाम देने होंगे। आपका GS1 भी हो रहा होगा, आपका GS2 भी हो रहा होगा, राइट। तो आप इतने कम टाइम के अंदर कैसे दोनों पेपर्स को आप रिवाइज कर रहे होगे, इसलिए आपको उस वक्त के टाइम के लिए, रिवीजन के लिए यू नीड क्रिस्प नोट्स। आपके ऐसे नोट्स होने चाहिए कि आपका पेपर 1 पेपर 2 जो भी है 50 एक पेजेस के अंदर पूरा
बन जाए ताकि आप इजीली उसको रिवाइज कर सको। ये आपकी यहाँ पर कोशिश होनी चाहिए और उसमें रिवीजन में भी आपके पास फैक्ट्स हो, क्योंकि कंसेप्ट तो आपके दिमाग में बैठ चुका है, कंसेप्ट आपको आता है। जो आपको मेनली जरूरत पड़ेगी उस वक्त एट दैट पॉइंट वो होगा रिवीजन की, क्योंकि जब भी आप मेंस के आंसर लिखते हो ना तो बहुत सारा कंटेंट तो जनरलाइज्ड होता है, लेकिन आंसर आपका एनरिच तब होगा जब आप उसको फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करोगे। आपने कोई बात लिख दी एक आंसर के अंदर, बट अगर आप उसको अपने फैक्ट से सपोर्ट नहीं करते हो तो मार्क्स उसमें गेन करना उतना ईजी नहीं हो, उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, कभी आप कोई सी आंसर को कोई आप बात बोल रहे हो और उसको अपनी उस बात को अगर आप कभी फैक्ट्स के साथ सपोर्ट कर दोगे तो वो आपको डेफिनेटली मार्क्स एनरिच करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नोट्स मेकिंग की, चलिए उस चीज के ऊपर यहाँ पर हम लोग यहाँ बात करते हैं। ठीक है, राइट चलिए सबसे पहली बात, जब मैं बात कर रहा हूं नोट्स मेकिंग की, कुछ चीजें हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा और मेरी बातों को ना बहुत ध्यान से सुनिएगा। नोट्स मेकिंग की सबसे पहला चीज होता है, जब भी आप नोट्स मेकिंग करने चलते हैं तो आपके पास एक तो बुक्स का पूरा ब्यौरा होना चाहिए कि आपको कितनी किताबें पढ़नी है और कौन कौन सी पढ़नी है। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करने चाह रहे हो, ये नहीं कि चलो ठीक है शुरू कर दिया बाद में देखेंगे। आपको फर्स्ट डे वन से, भले ही आप 15 दिन लेट तैयारी स्टार्ट करो, आप 20 दिन तैयारी लेट स्टार्ट करो, आप महीने भर देर हो जाओ, लेकिन आप उस 15 दिन में, आप 20 दिन में, एक महीने में आप अपने सिलेबस को याद कर लो, आप अपनी बुक्स की लिस्ट फाइनल कर लो कि मुझे ये पढ़ना है, उसके लिए आप एक्सप्लोर कर लो, आप लोगों से बात कर लो। लेकिन ज़िंदगी भर ये मत पूछते रहो कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यार ये चीज़ होते होते भी ना 2-3 महीने बीत चुके हैं ना, आप अभी भी यही पूछते हो कि सर कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। यार ये कब तक पूछोगे आप, और आप इसलिए पूछ रहे हो ना, आप तब तक ये चीज़ पूछते रहोगे पूछते रहोगे पूछते रहोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ जब तक आप खुद एक बार सिलेबस नहीं उठाओगे। जिस दिन आपने सिलेबस उठा के देखना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने सिलेबस उठा के उसको याद करना स्टार्ट कर दिया, सिलेबस ही याद करने लग जाओ। अब ऐसे नहीं कि सिलेबस के लिए आप सुबह उठकर 6 बजे याद करना शुरू कर दिया, मतलब सिलेबस को बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो। उससे क्या होगा ना, जब भी आप सिलेबस रट लोगे दिमाग में अपने, अब कोई भी चीज़ होगी जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आज अगर ये चीज़ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो ये सिलेबस में किस जगह पर आता है, ये हमारे यूपीएससी में किस जगह पूछा जाएगा, ये हमारे सिलेबस की किस जगह से रिलेवेंसी रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी ये एक्टिविटी नहीं कर रहे हो अपने साथ, आप कितना भी चाह लो, आप जिंदगी आपको 1 साल लग जाएगा, आप ये पूछते रहोगे कि भाई कितना, कहाँ मुझे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्स है, कितना पढ़ना है, कौन सी चीज़ लिखनी है। आप लोग पूछ रहे हो ना सर कौन सी चीज़ लिखें, कौन सी चीज़ एनसीईआरटी से छोड़ें, कौन सी चीज़ एनसीईआरटी से पिकअप करें। हाँ सर मेरी भी ये प्रॉब्लम है, हाँ सर मेरी प्रॉब्लम है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को जब ओवरकम करने की कोशिश करी तो सबसे बढ़िया तरीका यही निकला कि मुझे ना, मैंने सिलेबस को अच्छे से देखना स्टार्ट किया। जब मैंने सिलेबस को देखा तो मुझे समझ में आया, अच्छा ये सिलेबस है, मैं अगर आर.एस. शर्मा पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री की, तो ये मेरे प्रीलिम्स में यहाँ पर काम आएगी, मेरे मेंस में इस पेपर के अंदर काम आएगी। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर अपनी बुक्स को फाइनलाइज किया, मैंने उस पर एक्सप्लोर किया, जान लिया, मेंटर से पूछ लिया कि सर कौन सी किताब पढ़नी है, क्या करना है। मुझे पता चला कि एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा की किताब है। मेरे पास एक किताब आई जिस किताब में 120-130 पन्ने थे। मुझे ही पता था कि 120-130 पन्ना पढ़ने हैं, लेकिन मेरे लिए किताब एकदम नई थी। अब उस किताब को, जब नई किताब होती है तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ अगर नई होगी तो वो आपके लिए पहली बार में इतना ईजी नहीं हो सकती, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा क्रिकेट का। जब आप इंडिया, आपकी टीम, क्रिकेट टीम होम ग्राउंड पर खेलती है तो हम डोमिनेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। रीज़न ये है क्योंकि हमारे प्लेयर्स को हमारे होम ग्राउंड्स के, इंडिया के पिचेस के बारे में पता है। ये पिच कैसी है, पिच में कितने क्रैक्स हैं, कितनी स्पिन होगी, कितनी ड्राई पिच है, कितनी कैसी पिच है, तो आपको पता होता है। होम कंडीशंस का एडवांटेज होता है। वो क्यों है? क्योंकि आप वहाँ पर खेलते आ रहे हो, आप वहाँ पर पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हो। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते हो, जब आप न्यूजीलैंड खेलने जाते हो, तो वहाँ की पिचेस डिफरेंट होती हैं और इसलिए पहले से वहाँ पहुँच के हम प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हम मैचेस खेलते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग वहाँ की चीज़ों को समझ सकें। सिमिलरली आप कुछ इस तरह की चीज़ यहाँ पर समझ सकते हो, जब आप कोई नई किताब पढ़ने जा रहे हो तो आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, राइट। और ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप फर्स्ट रीडिंग उसकी करो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ ये कोशिश करें कि मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है। फर्स्ट रीडिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है कि आपको पूरी किताब का एक ब्रॉड आइडिया लगना चाहिए कि इस पूरी किताब में क्या क्या चीज़ें मेंशन है और स्टोरी लाइन कैसे चल रही है। ठीक है, तो चलिए पहले इस पर बात करेंगे। पर नोट्स मेकिंग की यहाँ पर पहला पॉइंट यही होता है, मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि नोट्स मेकिंग का पार्ट नहीं है। वो ये होगा कि आपके पास एक बुक्स का यहाँ पर पूरा लिस्ट होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, बड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स पढ़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिमिटेड बुक्स होनी चाहिए। और उसका रीज़न ये है कि अगर आप अपनी बुक्स ज़्यादा कर लेंगे, आप अपने सोर्सेज को इंक्रीज कर लेते हैं, तो आप सोचिए इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप सारी किताब, जितने आप सोर्सेज रेफर कर रहे हैं, आप उसको दिमाग में रख पाए।
ह्यूमन ब्रेन है ना, कोई मोबाइल का फ़ोन थोड़ी है कि 600 512 जीबी या 1000 टीबी वॉटेवर, ऐसा नहीं हो सकता ना, दिस इज ह्यूमन ब्रेन। तो बेसिकली आप एक किताब को फोकस करिए और उस किताब को आप अपना सोर्स बनाइए, दैट शुड बी अ बेस, दैट शुड बी अ बेसिक थिंग जो आपको करना ही करना चाहिए, और उस पर आप बार 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 पढ़िए। मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको पहले ही बोलना चाहूँगा, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता भी हूँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रीलिम्स एग्जाम में या मेंस एग्जाम में आप फ्लंक करोगे ना, आप फेल करोगे ना, तो आप फेल कभी भी इजी क्वेश्चन, आप टफ क्वेश्चंस की वजह से फेल नहीं होते हो। ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन आ गया इसलिए आप फेल हो गए, क्योंकि अगर सवाल टफ आता है तो वो मैक्सिमम लोग उस सवाल को नहीं कर पाते हैं। आप भी नहीं कर पाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर सवाल आसान आता है और अगर वो सवाल आसान है और मैक्सिमम लोग उस सवाल को कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, तो दिक्कत की बात है। इसीलिए हमेशा कभी भी आप देखोगे, जब भी आप फ्लंक करोगे, आप फेल करोगे एग्जाम में, एग्जामिनेशन में फेल होने का रीजन जो होता है वो होता है इजी क्वेश्चंस। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो उस पर आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। जो इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर आपकी 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपको अगर कोई एक टॉपिक पूछा गया, आपको इतना अच्छे से आना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द भी उस टॉपिक के कोई ना हो। तो इसलिए मैं कहूंगा आप सभी लोगों को यहाँ पर गाइड करने के लिए कि बुक्स को आप यहाँ पर एकदम लिमिटेड रखिए, ज्यादा बुक्स के ऊपर फोकस मत करिए। बुक्स में क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटीज कौन कौन सी पढ़नी है, मैंने बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने एनसीईआरटीज के ऊपर डेफिनेटली बताया कि किन किन एनसीईआरटीज को आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको हल्का सा रिकैप कराऊं तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने आर एस शर्मा को बोला है, दिस इज इनफ ऑफ स्टैंडर्ड बुक। पहले आप आर एस शर्मा को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, कभी आपको लगेगा टाइम बच रहा है तो आगे देखेंगे। सतीश चंद्रा आप पढ़िए फॉर मेडिवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो आप मॉडर्न स्पेक्ट्रम को पढ़ लीजिए, ये एक बेसिक किताब होती है, और जो इसकी एनसीईआरटी विपिन चंद्रा, इसको आप इसके साथ ऐड ऑन करिए। एनसीईआरटी को कभी कम मत आकिएगा, ये मैं आपसे हमेशा कहूंगा, नेवर यू शुड अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे बड़ी बात है नोट्स मेकिंग से पहले वो ये कि आपके पास बुक्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जब मैं यहाँ पर बुक्स की बात कर चुका हूँ, तो बेसिकली जब नोट्स मेकिंग की बात होगी तो मैं यहाँ पर जिन बुक्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एनसीईआरटी की बात भी करूँगा, कैसे हम एनसीईआरटी का यहाँ पर बनाएंगे नोट्स, और साथ ही साथ दिस विल अप्लाई टू स्टैंडर्ड बुक्स ऑल्सो। आपको मैं स्टैंडर्ड बुक्स की बात भी यहाँ पर करता रहूंगा, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना कि एनसीईआरटी आर द बेसिक बुक्स, ये आपको इसलिए करनी होती है, ये बेसिक्स होती हैं, और यहाँ से आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब बात आती है फैक्ट्स की, जब बात आती है थोड़े से एडवांस होने की, तो वो आपको स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर यहाँ पर आपको फैक्ट्स एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको थोड़े से यहाँ पर चीज़ें फैक्ट्स एडवांस थोड़ा वर्जन देखने को मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलने लगती है। तो जब आप मेंस के अंदर, जैसे मैंने बोला आपको कि जब भी आप मेंस का कोई आंसर लिखोगे तो आपको उसको फैक्ट्स के साथ अगर सपोर्ट कर दोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली एनरिच हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस की बात करी, तो आपको जो एनसीईआरटी में 6 to 10 दे रखा है, वो डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस के लिए आप उसको रीड कर सकते हो, किताबों के अंदर ही आप उसको अंडरलाइन कर लो, आप वहाँ पर उसे गोला कर लो, जो वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो, जो कंसेप्ट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो, बगल में आर लिख लो, ठीक है। बट जो आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी आई थिंक शायद है वही है ना, उस किताब को आप बड़े अच्छे से पढ़िए, उसका आपको यहाँ पर नोट्स मेकिंग करनी पड़ सकती है, कुछ पॉइंट आपको लग रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब देखो इसमें भी क्या होता है ना कि अगर आपका बैकग्राउंड क्या है वो बहुत डिपेंड करता है। जैसे मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का था, मेरे पास एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था मेरे पास एंशिएंट हिस्ट्री था, मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था, मेरे पास फिलॉसफी था। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास बहुत बड़ा एज होता था पॉलिटी के लिए, राइट। और साथ ही में फिर मैंने लॉ किया, तो लॉ में भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बहुत डीपली पढ़ा, मास्टर्स के अंदर ही मेरा लॉ था तो वहाँ भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। तो बिकॉज मेरा कॉन्स्टिट्यूशन एक डोमेन होता था, तो बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट वाली चीज़ें होती, जैसे मुझे पता होता था ऑन टिप्स की व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, मुझे पता होता था कि व्हाट इज फेडरलिज्म, मुझे पता होता था कि और भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, तो मुझे चेक्स एंड बैलेंसेस व्हाट एवर इट इज़, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता होता था। तो इनको बहुत ज़्यादा मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन हाँ कहीं मुझे लगता था कि ये ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं चीज़ों को रिकलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, या फिर मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे कहीं ना कहीं अपने एसेस के अंदर इनकलकेट करने हैं, तो वो चीज़ें मुझे क्या करनी पड़ी होंगी, मैं उन चीज़ों को दोबारा मैं लिख लेता था ताकि मैं इसको ना भूलूं, ताकि मैं इन चीज़ों को ना मिस आउट कर जाऊं, तो मैं उसको वहाँ पर मेंशन करता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एम लक्ष्मीकांत के कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बताया गया है,
तो मैंने उसके लिए एक शीट बना ली थी और एक शीट के अंदर मैंने सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में मेंशन कर लिया था कि मुझे ना दोबारा अब इस एम लक्ष्मीकांत के इन चैप्टर्स को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उस शीट में लिया, उस शीट के अंदर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिखी, उसी के नीचे उसका आर्टिकल लिख लिया एक कॉलम के अंदर, फिर एक कॉलम में उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, फिर एक कॉलम में उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर एक कॉलम में उसका रिमूवल कैसे होता है, उसके पेज एंड अलाउंसेज सैलरीज जहाँ से आती हैं, फिर उसके मिसलेनियस पॉइंट्स रीअपॉइंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स जो हैं वो इफ एंड बट वाली चीज़ें वहाँ पर मैंने मेंशन कर ली थी। तो ये एक चीज़ था जिसमें मैंने 8-10 चैप्टर एम लक्ष्मीकांत के एक पेज के अंदर वाइंड अप कर लिए थे, आगे और पीछे A4 साइज शीट को मिला के। वो आज ही मेरे पास रखे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। कई जगह आपको कंफ्यूजन होता है, कई चीज़ ऐसे घुमा घुमा के पूछ लेता है, तो उन पॉइंट्स को आप जब नोट्स में लिखो तो स्पेसिफिकली उसे गोला कर लो, है ना, उसको आप अलग पेन से हाईलाइट कर लो कि ये बार बार चीज़ें पूछी गई हैं। आप उसे बार बार गलतियां कर रहे हो, ऐसा भी होता है कि आप कोई चीज़ आप बार बार गलती कर रहे हो तो उसको आप अलग से हाईलाइट कर लो, है ना, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि हाँ ये चीज़ मैं गलत करता हूँ इसलिए मैंने इसको इस पेन से लिखा होगा। अब ये हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कोई स्टूडेंट प्लेन प्लेन लिख दे। मैं ऐसा करता था कि हाँ मुझे लगता था कि ये चीज़ मैं बार बार गलती कर रहा हूँ या ये चीज़ मुझे याद नहीं रह रही है, मैं भूल जाता हूँ, तो मैं इसको अलग पेन से करता था कि जब मैं दोबारा उस पेज पर नज़र डालता था कुछ कुछ टाइम के बाद, तो मुझे वो चीज़ अलग चमकती थी कि यार ये हाँ ये चीज़ जो है ना ये मैं भूल रहा था, ओ याद आ गया, ऐसा हो जाता था। ठीक है, चलिए अभी मैं यहाँ पर नोट्स मेकिंग की जब बात कर रहा हूँ तो नोट्स मेकिंग में क्या क्या चीज़ें हैं उसको यहाँ देखते हैं। अब चाहे बात एनसीईआरटी की हो चाहे बात स्टैंडर्ड बुक्स की हो, एक बात यहाँ पर समझिएगा, व्हाट इज स्टेप 1। देखिएगा मैं आपको स्टेप 1 की बात कर रहा हूं, तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी, रीड द बुक। यहां पर मैं बुक की बात कर रहा हूं, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी बुक हो चाहे वो आपकी स्टैंडर्ड बुक हो, आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रीडिंग में रीड ही करना है। क्यों? क्योंकि द बेसिक आइडिया ये है कि आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए, ब्रॉड आइडिया आपके पास होना चाहिए कि व्हाट द एंटायर चैप्टर इज ऑल अबाउट, या मैं हिंदी में बोलूं कि पूरा चैप्टर किस चीज के बारे में है, क्या उस चैप्टर का फ्लो है, बस आपको इतना ही याद रखना है, इतना ही ध्यान देना है। आपको कुछ भी फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह का कोई डेटा ड्रिवन चीज आपको करने की फर्स्ट रीडिंग में जरूरत नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, फर्स्ट रीडिंग मैंने आपको अभी बोला था कि हम क्रिकेट टीम का एग्जांपल दें, तो वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। आप कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे हो तो नया चीज़ है तो जाहिर सी बात है नया होगा, तो ऐसा नहीं है कि नया है तो प्रॉब्लमेटिक है, नया है इट विल टेक टाइम क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो। और जैसे जैसे आप उसको एक रीडिंग कर लोगे, आप दूसरी रीडिंग जब करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको वो चीज़ फिर आसान लगेगी ही लगेगी, है ना। तो पहली रीडिंग में हमेशा आपको किताब को बस रीड करना है, रीड करना है और रीड करना है। डोंट ट्राई टू यूज एनी ऑफ सच पेंसिल्स, पेन कुछ भी नहीं करना है, बस रीड करते जाओ। मैक्सिमम आप एक पेंसिल रख सकते हो, आपको कहीं भी कुछ लगा कि यार ये एक डेट लिखी हुई है, ये कोई नाम लिखा हुआ है, आप उसको कर लो करना, क्योंकि वैसे आपको समझ में आएगा नहीं फर्स्ट रीडिंग में, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप फर्स्ट रीडिंग में ही कोशिश कर रहे हो लिखने की, अंडरलाइन करने की, मार्क करने की, तो आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी। ठीक है ना, होता यही है ना कि हम फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, हमें समझ भी नहीं आ रहा है, तो हमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, या ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इतना बड़ा एग्जाम करने देने जा रहे हैं, तो हमको लगता है कुछ चीज़ मिस आउट ना हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। आप सोचो उस चीज़ को, ठीक है ना। तो पहला स्टेप में आपको किताब को खाली यहाँ पर रीड करना है, आपको ब्रॉड आइडिया लेना है चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई है। स्टेप 2 पे क्या होगा कि जब आप स्टेप 2 करने जा रहे हो, अब आप यहाँ पर रीड करोगे एनसीईआरटी को, आप उसी किताब को, एनसीईआरटी हो गया या जो भी आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, उसको आप रीड करोगे। अब रीड करने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब आप दोबारा पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आप उन चीज़ से दोबारा गो थ्रू करोगे, और अब आप जब गो थ्रू कर रहे होगे तो यहाँ पर अब यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज योर पेन। आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेन का यूज कर सकते हो। और आप करोगे क्या, इन पेन से आप कुछ भी जो आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, उसको आप ब्रैकेट्स कर सकते हो, उसको आप सर्किल कर सकते हो, ठीक है, उसको आप आर लिख सकते हो, आर से डिनोट कर सकते हो। आर का मतलब क्या हो गया, रिमेंबर से डिनोट कर सकते हो, क्योंकि अब आपने एक रीडिंग कर ली है और अब आपको थोड़ा सेंस बनाएगा चीज़ें, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता था जब आप मेरी क्लासेस में आ रहे हो तो आप पहले वो चैप्टर को खुद पढ़ के आइए, है ना। आपकी पहली रीडिंग वहीं हो जाएगी अपने आप से, बिना बिना सोचे समझे, आपको जो भी लग रहा है नहीं समझ में आ रहा, जो भी है आप बस पढ़ो, क्योंकि जब आप लेक्चर देखोगे उसके बाद तो आपको रिकलेक्ट होगा, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ लिखी थी उसका ये मतलब था। अभी क्या हो रहा है कि आप चैप्टर नहीं पढ़ते हो, आप पहली बार चैप्टर मुझसे ही पढ़ रहे होते हो। होता क्या है, जितना मैं पढ़ाता हूँ आप वो चीज़ जाते हो, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो। अगर आप पहले पढ़ के आओगे, आपको कुछ सेंस बन रहा होगा अगर, तो आप क्लासेस में डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छा मैंने तो ये पढ़ा था, सर ने ये बोला, है ना, तो मुझे सर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई थी, एनसीईआरटी मैंने पढ़ा लेकिन मुझे सर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई थी एनसीईआरटी की, इसका मतलब बता दीजिए। तो उससे क्या होता है, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, आपको ना आप सेंस बनाओगे चीज़ों का। या फिर मैंने वो चीज़ पहले ही एक्सप्लेन कर दी तो आपका डाउट रहा भी होगा तो वो सॉल्व हो गया होगा।
ठीक है। तो ये मत करिए कि आप क्या कर रहे हो ना, अभी आप आके मेरे लेक्चर देख रहे हो, आप लेक्चर में सोच रहे हो मैं नोट्स बना लूँ वहीं पर, वही कि वही मुझे सब समझ में आ जाए। इतना आसान नहीं होता है। हमेशा रीड करना है पहली बार किताब को सिर्फ रीड करते जाओ। दोबारा में जब आप रीड करोगे तो अब आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो, अब आप सर्कल्स का इस्तेमाल करो, आप आर से डिनोट करो चीज़ों को कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता था, ठीक है ना। वंस दिस इज डन, अब ध्यान रखिएगा इसमें यहाँ पर हर स्टूडेंट अपने हिसाब से अंडरलाइन कर रहा होगा, ठीक है ना, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से अंडरलाइन करेगा। अब यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि क्या चीज़ अंडरलाइन करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ पर बुक को पढ़ रहे हो, आपने पहला रीडिंग करने के बाद आप ब्रैकेट्स कौन से करोगे, आप किस चीज़ को सर्कल करोगे, आप किस चीज़ को डिनोट करोगे, ये अभी आपको बहुत फेयर नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, आप कर सकते हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये फैक्ट लिखा हुआ है, इतना समझ में आ ही जाएगा ना, किसी राजा का नाम लिखा है, उसकी डेट ऑफ कोरोनेशन लिखा हुआ है, उसका डेट ऑफ डेथ लिखा हुआ है, किसने किसको मारे गद्दी बैठा ये लिखा हुआ है, कोई लोकेशन लिखी है, कोई फैक्ट डेटा लिखा हुआ है, तो वो आप समझ जाओगे। आप उनको ब्रैकेट्स कर सकते हो, उसे सर्किल कर सकते हो, अब से आप आर कर सकते हो, आप डिफरेंट कलर के पेन को यूज कर सकते हो। क्या अंडरलाइन करना है ये आप स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा जब आप स्टेप 3 पे जाओगे, तो आफ्टर स्टेप 2 अब क्या करना है कि अब आपको यहाँ पर इतना करने के बाद यू हैव टू सी द PYQs। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर MCQs देखने हैं, PYQs देखने हैं। ये दो चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से पता होनी चाहिए, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, देखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग ये नहीं कर रहे हो। आप लोग पता है जब तक आप लोग सिलेबस को नहीं देखोगे, जब तक आप लोग PYQs को नहीं देखोगे, आप जिंदगी भर यही पूछते रहोगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एक बार सिलेबस उठा के देख लो, एक बार आप PYQ देख लो, आपको समझ में आ जाएगा सेकेंड स्टेप के बाद कि PYQs में ये सवाल आए हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि आपने PYQ देखे किसके, वैदिक पीरियड के, मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, आपने PYQ देखे वैदिक पीरियड के, या फिर आपने PYQ देखे, फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटी की बात करूंगा, तो आपने किसी प्रेसिडेंट चैप्टर से आपने PYQs देखे कि क्या पूछे गए। अब आपने चूंकि 2 रीडिंग लगा चुके हो, तो आपको इतना समझ में तो आ चुका है कि हाँ प्रेसिडेंट के बारे में मैंने कुछ तो इस पर्टिकुलर NCERT में यहाँ पर चीजें पढ़ी हुई थी, तो आपको समझ में आ रहा है अच्छा इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इस प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। कीपिंग दिस इन माइंड, जब आप यहाँ पर थर्ड रीडिंग करने जाओगे, जब आप यहाँ पर इसको फिर से रीड दोबारा करोगे, अब यहां पर रीडिंग के दौरान अब क्या हो रहा है, अब आप रीड कर रहे हो, तो नाउ यू विल मेक सेंस, अब आप यहां पर सेंस बनाओगे। नाउ यू कैन यूज योर हाइलाइटर्स, मैं भी हाइलाइटर्स का यूज करता था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने अपने NCERT RS शर्मा के अंदर किया हुआ है। हाइलाइटर्स का यूज करिए आप लोग। और इंपॉर्टेंटली मैं क्या करता था कि जो भी पैराग्राफ है जिसको मैं पढ़ रहा हूं, उस पैराग्राफ के बगल में उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का मैं एसेंस लिखता था, एसेंस, कि ये पूरा पैराग्राफ किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किताबों में जो ऊपर पेजेस में आपको कहीं ब्लैंक स्पेस दिख रही है, कहीं नीचे दिख रही है, साइड्स में दिखती है, यूटिलाइज दो स्पेसेस, ठीक है ना। तो यूटिलाइज दी स्पेसेस गिवन इन NCERT। अब समझ रहे हो ना, कहां पर ऊपर जो होता है, नीचे साइड में, नीचे सब जगह, उन स्पेसेस को यूज करिए। और आप उसमें क्या करिए, आप पैराग्राफ के उसके एसेंस लिखिए बगल बगल में, जहां पर आपको लग रहा है कि ये चीज का एसेंस ये है, ये पैराग्राफ इसकी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, ये पैराग्राफ सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, ये पैराग्राफ किसी पर्टिकुलर एरिया की टेरिटरी के बारे में बात कर रहा है, तो आप उसके वहां पर एसेंस लिखिए। अब आपको लगेगा सर ये इतना प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, हाँ इसीलिए तो कहा जाता है कि आपको प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करनी है। बट एनीवे, फिर भी मैं कहूँगा 1.5 साल का समय फिर भी बहुत होता है। 1.5 साल के अंदर लोग जो है 1.5-पौने 2 साल इज इनफ टू क्रैक दिस एग्जाम। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो ये 1.5-2 साल बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके निकाल सकते हो। बट ठीक है, एनीवे यहाँ पर जब आप ये चीज़ कर रहे हो, तो अब आपको ये जो प्रोसेस है ना, कि आप फॉर एग्जाम्पल आप RS शर्मा पढ़ रहे हो, तो आपको रीड जो करनी है NCERT ना, आपको आप समझ लीजिए 29 चैप्टर है, आपको 15 दिन के अंदर रीड करनी है, या 15 डेज के बाद आप फिर इमीडिएटली उसके 15 दिन में खत्म करोगे, तो अब 30 दिन में आपने RS शर्मा जो कंप्लीट करी, ठीक है। अब ये 30 डेज में जो आपने RS शर्मा कंप्लीट करी है ना, ये PYQs देख ली, MCQs देख ली। नाउ व्हेन यू विल अगेन गो फॉर द लेक्चर्स, आप फिर से जब उनकी अब यहाँ पर रीडिंग करोगे, तो ना अब आप यहाँ पर अब आप उसके अगल बगल आप क्या कर पाओगे, आप सेंस बनाओगे, आप एसेंस लिख लोगे उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का। और अब जब आप यहाँ पर नोट्स मेकिंग करोगे इस पर्टिकुलर चीज के बाद, अब आप जब यहाँ पर नोट्स बना रहे हो, तो नोट्स में आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड लिखने हैं। जैसे मैं आपको कभी कभी लेक्चर में लिखाता हूँ कीवर्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि वैदिक पीरियड है,
तो वैदिक पीरियड के लिए मैं आपको एक कीवर्ड लिखाता हूं। फॉर एग्जांपल वैदिक पीरियड की पॉलिटी कैसी थी, अर्ली वैदिक पीरियड की बात करेंगे, अर्ली वैदिक पीरियड की, तो मैंने लिखाया था द पॉलिटी वॉज कैसी, इकोनॉमी वॉज पास्टोरल, है ना। पॉलिटी कैसी थी, इस तरह की पॉलिटी हुआ करती थी, है ना। पॉलिटी ऐसी चल रही थी, सोसाइटी ऐसी चल रही थी, सोसाइटी वॉज ट्राइबल, ट्राइब बेस्ड सोसाइटी चल रही थी। तो आपको इस प्रकार के ना यहाँ पर एसेंस लिखने हैं, ठीक है। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था, एक स्लाइड के अंदर मैंने पूरा अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड को क्रक्स किया था एक स्लाइड के अंदर, है ना। अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटी कैसी थी, लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी अर्ली वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी, दोनों सोसाइटी और दोनों तरफ के रिलीजन। तो कंपैरिजन भी हो गया और क्लैरिटी मिल गई। तो जब आप नोट्स बनाओगे ना, ध्यान रखना कि जब नोट्स बनाया जाता है तो नोट्स में एज इट इज पूरी पूरी लाइन नहीं उठानी है एनसीईआरटी की, रादर देन आपको ना कीवर्ड्स लिखने हैं। अब ये कीवर्ड्स क्या होंगे, ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से वर्ड लिखें जो आपको पूरी स्टोरी को रिकॉल कर दे कि हाँ ये वाली स्टोरी ऐसी चल रही है। अब कीवर्ड मतलब एक वर्ड नहीं होता है, हो सकता हो कीवर्ड के लिए आप एक लाइन लिख दो और उस लाइन से आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेटर वैदिक पीरियड की जो इकोनॉमी थी हम लिख सकते हैं वो एग्रीकल्चरल बेस्ड हो गई थी, लो अर्ली वैदिक पीरियड की इकोनॉमी थी वो पास्टोरल बेस्ड थी। अब पास्टोरल बेस्ड इकोनॉमी थी, उधर लेटर वैदिक पीरियड में इट वाज एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब क्या क्या एविडेंसेस है उसको पॉइंट में मेंशन, 1 2 3 4 5 वॉट एवर इट इज, काम खत्म। अब वो पॉइंट ऐसे होने चाहिए आपको सारा पॉइंट रिकलेक्ट करा दे। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे कर रहा था। आई होप समझ में आ गया होगा नोट्स मेकिंग के लिए कि आपको पहला बार में आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आज एक चैप्टर पढ़ रहे हैं फिर 2 दिन बाद एक चैप्टर उठाया। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप अधिकारी बनना चाहते हो, आप देश चलाना चाहते हो दोस्त, ऐसे नहीं होगा कि आप सोचोगे इतना आसान हो जाएगा, नहीं होता है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू शुड हैव अ ब्रॉड आइडिया इन द फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग में आपको उसको अपने पेन कलर्स का यूज़ करना है, जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं वो आपको यहाँ पर सर्किल डिनोट करनी है। अब होता क्या है कि आर एस शर्मा तो 100 पेज की एनसीईआरटी है, लेकिन क्या होगा आप लोग अगर पहली बार में नोट्स बनाने की कोशिश करोगे तो वो नोट्स आपके 120 पेज की एनसीईआरटी 200 पन्ने के नोट्स बनेंगे। और उसका रीज़न क्या है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी, आपको हर चीज़ लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप उसकी सेकंड रीडिंग कर लोगे, आप उसमें कुछ कुछ ब्रैकेट्स में लिख कर लोगे, आप उसको कुछ सर्कल कर लोगे, फैक्ट्स को आप अंडरलाइन कर लोगे, राइट, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर पेन का यूज़ कर लोगे, तो जब पीवाईक्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये चीज़ पूछी जाती है, ये नहीं पूछी जाती है। तो जब आप थर्ड चीज़ करोगे ना तो अब आप ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी चीज़ें खुद से एलिमिनेट कर रहे होगे, यार ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, इस फैक्ट की ज़रूरत नहीं है, इस फैक्ट की ज़रूरत नहीं है। दोस्त ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। आप जब एक बार ये करके देखो, आप एक बार करके देखो, रीड द फर्स्ट, एक चैप्टर पढ़ो, आप वैदिक पीरियड पढ़ लो, सिर्फ रीड कर लो, उसको दोबारा पढ़ो, आपको डेफिनेटली लगेगा हाँ मैं कुछ दोबारा पढ़ रहा हूँ, मैं इससे थोड़ा रूबरू हूँ, मेरी बिरादरी की चीज़ है ये। पीवाईक्यू देखो वैदिक पीरियड के, फिर उसके बाद जब आप उसकी थर्ड रीडिंग करोगे उस थर्ड रीडिंग में आपको पता रहेगा कि मुझे क्या चीज़ नोट करनी है, क्या चीज़ छोड़ देनी है। ऐसे में जब आप वैदिक पीरियड को करेक्ट समराइज कर रहे होगे तो आपके वैदिक पीरियड के नोट्स एक पेज में 2 पेज में बन जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस तरह से आपको यहाँ पर नोट्स को क्रिएट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट्स क्रिएशन में आपके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एसेंस लिखना बहुत ज़रूरी है ना। हम लोग बचपन में प्रेसी राइटिंग करते थे और प्रेसी राइटिंग में हम लोगों से ये कहा जाता था कि आपको प्रेसी राइटिंग में बताना है कि इस पूरे समरी, इस पूरे पैराग्राफ का शीर्षक क्या है, टाइटल होता था ना। आई होप एवरीवन सबने ये चीज़ करी होगी कि एक पैराग्राफ मिलता था हम लोगों को स्कूल डेज में और हमको उसका शीर्षक लिखना होता था कि ये शीर्षक है इसका, ये पैराग्राफ इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। वही चीज़ आपको यहाँ पर एसेंस लिखना होता है। आप नोट करोगे तो आपको एसेंस नोट करना है किताबों के अंदर, नोट्स के अंदर, ठीक है। अब यही चीज़ जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, आप स्पेक्ट्रम के नोट्स क्रिएट करिए, आप बिपिन चंद्रा जरूर पढ़िए, ठीक है। बिपिन चंद्रा में आप चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हो, आप ब्रैकेट्स में कर सकते हो, आप उसके नोट्स ना बनाओ तो भी चल जाएगा कि आप स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाइए और बिपिन चंद्रा के नोट्स उसमें ऐड ऑन कर दीजिए, बिपिन चंद्रा के पॉइंट्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला 2 बातें हैं कि मेरे लिए क्या चीज़ याद होगा, मुझे कोई चीज़ याद रह रही है तो मैं उसको नोट नहीं करूँगा, मुझे कोई चीज़ याद नहीं रह रही है तो मैं उसको नोट करूँगा। अब बात आती है कि जब हम सोचते हैं प्रीलिम्स के एंगल से, देखो यार प्रीलिम्स जो चीज़ होती है ना, प्रीलिम्स में बेसिकली आपको चीज़ें पहचाननी है ना। प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, आपको चीज़ें पहचाननी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा इसमें से सही है, तो वहाँ तो कोई इशू ज़्यादा नहीं होता है। आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ें किताबों में रहने दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ये फैक्ट था किताब में लिखा हुआ है, मुझे रिवाइज करना है, मैंने इसको रिवाइज कर लिया। बट फिर भी नोट्स मेकिंग से क्या फ़ायदा होता है, नोट्स मेकिंग मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान रखना कि जब भी आप नोट्स मेकिंग कर रहे हो तो वो मेंस के एंगल से करिएगा, क्योंकि मेंस में आपको आंसर लिखना है। अब वहाँ पर लिखा नहीं है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत,
आपको पहचानना नहीं है, अब आपको स्टेटमेंट लिखना है, तो उसके लिए आपके पास फैक्ट होने चाहिए। कंसेप्ट आपके पास दिमाग में है, कंसेप्ट आपके पास है, प्रीलिम्स के एंगल से कंसेप्ट आपके पास हमने बना लिया, मेंस के एंगल से कंसेप्ट आपके पास बना हुआ है, कंसेप्ट एक ही होगा चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अब फर्क ये है कि प्रीलिम्स में वो फैक्ट लिख के आया है और मेंस में आपको फैक्ट लिखना है। तो इसलिए यहाँ पर जब भी आप मेंस के लिए आप अपना तैयारी कर रहे हो तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी ऑटोमेटिक हो रही है। अगर आप मेंस में लिखने लायक हो गए हो, आपको फैक्ट रिमेंबरिंग है, तो जब प्रीलिम्स में वो चीज़ आएगी तो डेफिनेटली टिक मार्क कर दोगे, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स के एंगल से आप जब देखोगे तैयारी करने के लिए, तो किताबों के अंदर का फैक्ट भी आर एस शर्मा आप उस वक्त भी रिवाइज करने बैठोगे तो आप 2 दिन के अंदर आर एस शर्मा रिवाइज कर सकते हो पूरी। आपको पता है क्योंकि आपने किताबों में अंडरलाइन कर रखा है, आपने किताबों को गोला कर रखा है, आप चाहो तो जल्दी 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 उसको गो थ्रू कर सकते हो। आप उसके हल्के हल्के आप बुलेट पॉइंट्स में नोट बना लो। अगर आपने उसके 120 पन्नों को आपने हर 29 चैप्टर को आपने क्रक्स करके रख लिया है, आप A4 साइज शीट लिए छोटा छोटा लिखिए, यानी कि फैला फैला के लिख दे, आप छोटा छोटा लिख लीजिए, तो आपकी वो 20 पेज 25 पेज में आपका माइंड अप हो जाए आर एस शर्मा। कुछ इस प्रकार के आपको कि आप किताब आर एस शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री मैंने 20-25 पेज में यहाँ पर खत्म कर दी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है। 3 स्टेप्स यहाँ पर 4 स्टेप्स आपको अच्छे से फॉलो करने हैं। आपको एसेंस लिखना है पैराग्राफ का, आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और अपने हिसाब से आपको यहाँ मार्क करना होगा, क्योंकि आपको क्या चीज़ याद रह रही है, आपको क्या चीज़ रिकलेक्ट रह जाएगी, ये आप ही बता सकते हो, है ना। किसी को ये भी नहीं पता होगा कि आर्टिकल 21 क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो किसी को पता होगा आर्टिकल 345 भी क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो आपको आप जब चीज़ें बार बार पढ़ोगे, है ना, हमको भी कैसे याद होती है कि हम बार बार पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे। अब रीडिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रीड कर रहे हैं, जब आप 3rd टाइम रीड कर रहे हो तो फैक्ट भी आपको ध्यान देने हैं, वो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब ये फैक्ट जब आएंगे ना 3rd स्टेप में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यार ये फैक्ट है। अब आपको इस रीडिंग में आपको एसेंस याद रखना है, उस चीज़ को आपको कीवर्ड के साथ लिखना है, और प्लस यहाँ पर आपको फैक्ट्स कुछ आते हैं तो वो फैक्ट्स को यहाँ पर ऐड ऑन करना है अपने नोट्स में। जो आपने पीवाईक्यू और एमसीक्यू देखे, आपको लगा पीवाईक्यूज में कोई ऐसा स्टेटमेंट था जो मैंने अभी तक एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा, उस पीवाईक्यू के स्टेटमेंट को या उस पीवाईक्यू की नॉलेज को आपको यहाँ पर ऐड करना है। आप एमसीक्यू लगाते रहिए, एमसीक्यू में कोई ऐसा फैक्ट आएगा तो आपको उसको एनरिच करना है। तो आपके एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स जो है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा था कि इस प्रकार से आपके एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स एक जगह आ जाएंगे, और एक जगह का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आपके यहाँ पर मेंस के एंगल से नोट्स बन गए होंगे। प्रीलिम्स के एंगल से आपको एनसीईआरटी है ही, आप कभी वहाँ खोलना चाहो उसको भी खोल सकते हो, लेकिन आप ये मत करो कि आप या तो डिसाइड कर लो कि मैं एनसीईआरटी से प्रीलिम्स के लिए पढ़ता रहूँगा, उसको स्विच करता रहूँगा, मेंस के लिए मैंने लिख लिया, ठीक है। डबल डबल मत करो, एक चीज़ कर लो, या तो आपके पास सारी चीज़ें नोट होनी चाहिए एक जगह, रजिस्टर आप एनसीईआरटी खोलेंगे नहीं, ठीक है। अदरवाइज प्रीलिम्स के एंगल से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि फैक्ट है वो। अब फैक्ट को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, मैंने आपको बताया ना, एग्जांपल दिया मैंने कि मैं एम लक्ष्मीकांत की मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एक पेज में कर ली थी, तो वैसे भी आप कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल बुक्स एंड ऑथर्स या बुक्स जो लिटरेरी सोर्सेज रहे हो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम में, उन सारी किताबों को आप एक जगह लिख सकते हो। कौन सी चीज़ एंशिएंट हिस्ट्री में कहाँ पर मिली है, उन फैक्ट्स को आप एक जगह लिख सकते हो, एंड देन कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन रिवाइजिंग देम। ये आप कर सकते हो, क्योंकि ये फैक्ट तो लिखने पड़ेंगे। तो नोट्स में कंसेप्ट कैसे लिखना है, कंसेप्ट को लिखने के लिए आपको एसेंस लिखना है। जब आप कंसेप्ट लिख रहे हो तो कंसेप्ट में आपको एसेंस लिखना है, लेकिन जब आप फैक्ट लिख रहे हो तो वो तो आपको एज इट इज लिखना ही पड़ेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे किया करता था, ठीक है। अब जरा इस पर्टिकुलर, तो मेरे ख्याल से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इतना दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला देख लो, ये दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर। अब ये एक मैंने अपनी ही एनसीईआरटी का आर एस शर्मा जो मैं पढ़ता हूँ उसका मैंने यहाँ पर आपको ये पेज लगाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब ये लिखा है कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के डिक्लाइन के कॉजेज यहाँ पर मेंशन्ड हैं, ठीक है। अब वो यहाँ से लेकर आपको देखने को मिल रहा है कि ये पूरा यहाँ तक देखने को मिलेगा। अब वो कैसे हमको यहाँ पर नोट डाउन करना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैंने क्या कर रहा था, देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया साइड में, मैंने इन बुक्स के इन साइड को इस्तेमाल किया, मैंने बुक्स में इन साइड को इस्तेमाल किया, और वहाँ मैंने लिख दिया रिचुअल्स एंड सेरेमनीज और विक्टिम्स ऑफ इविल ऑफ ब्राह्मणिज्म। फिर उसके बाद आप देखो मैंने यहाँ पर 2, 3, ये 4 पॉइंट, 5th पॉइंट, ये मैंने आपको देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, राइट। अब एक बार देख लेते हैं कैसे मैंने यहाँ पर नोट किया है, मैं कैसे इसको यहाँ समराइज कर रहा हूँ। देखिए जैसे हम कॉजेज की बात कर रहे हैं तो मैंने लिखा क्या कॉज था बुद्धिज्म का डिक्लाइन होने का, मैंने ये पॉइंट लिखा खाली, क्या यहाँ लिखा हुआ है, वी फाइंड दैट इन द बिगिनिंग एवरी रिलीजन इज इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म बट इवेंचुअली इट्स कम्स टू रिचुअल्स एंड सेरेमनीज इट ओरिजिनली डिनाउंस्ड। अब आप लोगों के लिए तो यहाँ पर तोते उड़ गए होंगे, भाई क्या लिख दिया यहाँ पर।
अब देखो क्या लिखा हुआ है कि वी फाइंड, हम देखते हैं दैट इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में एवरी रिलीजन, हर एक धर्म इज इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म्स। अब स्पिरिट छोड़ दो, इज इंस्पायर्ड बाय कि हम रिफॉर्म करें, हम चीज़ों को बदलें, जैसी पहले थी वैसी ना करके हम चेंज करें, उसमें बदलाव लेके आए, रिफॉर्मेशन की जरूरत है, ठीक है। बट लेकिन होता क्या है, इवेंचुअली इट्स कम्स टू रिचुअल्स एंड सेरेमनीज इट ओरिजिनली डिनाउंस्ड। ओरिजिनली जो वो धर्म को जो चीज़ें मना कर रहा था, अल्टीमेटली वो उसी चीज़ को अडॉप्ट करने लगता है, और यही चीज़ बुद्धिज्म के साथ हुई यहाँ पर। तो मैंने अपना पहला पॉइंट लिखा था कॉजेज ऑफ डिक्लाइन में, जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर मेरा एसेंस में लिखा मैंने क्या चीज़, कि रिचुअल्स एंड सेरेमनीज बुद्धिज्म में ये होने लगी थी, एंड बुद्धिज्म जो है वो उस चीज़ का विक्टिम बन गया जो ब्राह्मणिज्म के इविल्स हो रहे थे वैदिक, अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम में, सॉरी। तो यहां पर ये एसेंस है क्या, कि डिक्लाइन क्या बना बुद्धिज्म का, पहला रीजन कि बुद्धिज्म में रिचुअल्स और सेरेमनीज होने लगी थी, ठीक है, जिस चीज को पहले डिनाउंस कर रहे थे, मना कर रहे थे, वही होने लगा, एंड वो ब्राह्मणिज्म वाले जो इविल्स हैं उसमें वो विक्टिम बन गया, यानी कि वो चीजें वो भी करने लग गया। अब ये मेरा तरीका था उसको लिखने का, ऐसा नहीं है कि आप भी इसको ऐसा लिखो, आपको लिखने का तरीका अलग हो सकता है, जैसे भी आप उसको पॉइंट को याद कर पाओ, ठीक है ना, या आपको देखना है, एसेंस बना के लिखना है। दूसरा पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेर कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ पीपल्स लाइफ, दे गिव अप पाली द लैंग्वेज ऑफ द पीपल एंड टुक टू संस्कृत द लैंग्वेज ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। दूसरा पॉइंट क्या है, रीजन क्या है डिक्लाइन का, मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है सेकंड पॉइंट, और ये मेरे दिमाग में आ जाता है जब मैं इतना एसेंस पढ़ता हूं कि भाई जो मॉन्क्स हुआ करते थे बुद्धिस्ट के, वो कॉमन पीपल से डिटैच हो रहे थे। कैसे, कि उन्होंने कॉमन लैंग्वेज छोड़ दी और वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं जो लैंग्वेज इंटेलेक्चुअल्स की है। अरे भाई, एक अगर कोई राजा है और वो अपनी प्रजा की भाषा को नहीं बोल रहा है, ऐसी भाषा बोलेगा जो प्रजा समझ ही नहीं पाएगी, तो जाहिर सी बात है प्रजा उस राजा को पसंद नहीं करेगी। वही चीज यहां पर हो रहा था। मैं यहां पर कैसे लिखता इस पॉइंट को, मैं लिख देता कि बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन होने लगा, मैं एक पॉइंट लिखता कि मॉन्क्स डिटैच्ड फ्रॉम कॉमन पीपल। अब मुझे इतने पॉइंट से ये क्लियर हो जाता कि कॉमन पीपल से वो डिटैच हुए, और एग्जाम्पल के लिए लिख देता कैसे, एग्जाम्पल कैसे, पाली टू संस्कृत, पाली टू संस्कृत। अब ये सब चीजें आप साइड लिख सकते हो, ठीक है ना, आप ये चीज लिख सकते। थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स दे प्रैक्टिस्ड आइडल वर्शिप, शुरू हो गई थी लोग। थर्ड पॉइंट क्या हो गया डिक्लाइन होने का, आपने मेंशन कर लिया आइडल वर्शिप, बस और कुछ लिखना ही नहीं है, आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई। फोर्थ पॉइंट क्या है डिक्लाइन होने का, द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैड कम टू बी डोमिनेटेड बाय ईज लविंग पीपल एंड बिकेम सेंटर्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। जो लोगों को बहुत ऐशो आराम की जिंदगी पसंद है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज उन लोगों के द्वारा डोमिनेट की जा रही थी। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे कि रॉन्ग पीपल या फिर मोनास्ट्रीज नॉट रूल्ड बाय उन लोगों के द्वारा जिनको रूल करनी चाहिए एक्चुअली, ठीक है ना। तो आप एसेंस में लिख सकते हो यहां पर क्या, कि करप्ट प्रैक्टिसेस है ना, पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन रॉन्ग हैंड्स, ऐसे आप लिख सकते हो एसेंस। फिफ्थ वाला क्या है यहाँ पर, फिफ्थ वाला ये है कि देखो यहाँ लिखा है कि द इनॉर्मस वेल्थ ऑफ मोनास्ट्रीज, जो वेल्थ मोनास्ट्रीज में वेल्थ थी, है ना, क्या हो रहा था, विद वुमेन लिविंग इन देम, और वुमेन उसमें अब रह रही है जाके, लेड टू फर्दर डिजेनरेशन। इस तरह की चीजें आप यहाँ पर क्रक्स करके मेंशन कर सकते हो। ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण के रूप में यहाँ पर बता रहा था कि कैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट्स बनाने हैं, नोट बनाने हैं। तो आपको इसमें सिर्फ पॉइंट्स 5 पॉइंट लिखने हैं, और 5 पॉइंट में भी आपको हर एक पॉइंट में 3-4 वर्ड से ऊपर नहीं लिखना है। आपको बस 5 पॉइंट्स रिकलेक्ट हो जाएंगे, कॉजेज ऑफ बुद्धिज्म में ये 5 पॉइंट्स हैं। मैं भी आपको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, और मैंने भी अपने नोट्स में प्रिपरेशन में यही किया था कि ये सारे पॉइंट्स हैं। कभी अगर मेंस के अंदर भी आता है तो मेरे दिमाग में रहेगा कि ये सारे रीजंस थे जिस वजह से बुद्धिज्म डिक्लाइन कर गया, ठीक है। अब डिक्लाइन हुआ तो उसमें हो क्या रहा था, व्हाट वाज द आउटकम, वो आपको यहाँ दे रखा है। द ब्राह्मण रूलर पुष्यमित्र शुंग इज सेड टू हैव परसिक्यूटेड द बुद्धिस्ट। सिमिलरली आप देखोगे हुण किंग मिहिरकुल हु वाज अ वर्शिपर ऑफ शिव किल्ड हंड्रेड्स ऑफ बुद्धिस्ट। दूसरी बात, फिर उसके बाद शैवाइट जो थे, शशांक ऑफ गौड़, कट ऑफ बोधि ट्री एट बोधगया। तो यहाँ पर ये 3 इंस्टेंसेस ऐसे दे रखे हैं, आप चाहो तो इसको यहाँ पर 3 इंस्टेंसेस बना के लिख सकते हो कि भाई जब बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया तो उसमें हो क्या रहा था। भाई जाहिर सी बात है, जब कुछ चीजें हो रही होंगी, इंपैक्ट पड़ रहा होगा, डिक्लिनेशन फेज में है, डोमिनेट नहीं कर रहा है, तो कैसे साथ में क्या हो रहा होगा। एग्जाम्पल यहाँ पुष्यमित्र शुंग का दे रखा है, कैसे पुष्यमित्र शुंग जो है वो बुद्धिस्ट का प्रोसिक्यूशन कर रहा था, उनको मार काट रहा था। कैसे हुण किंग मिहिरकुला ने यहाँ पर वो चीज़ करी। कैसे यहाँ पर आप देखोगे शैवाइट किंग जो थे, शशांक ऑफ गौड़, उन्होंने बोधि ट्री को यहाँ कट डाउन कर दिया।
तो कैसे बुद्धिज्म को दबाया जाने लगा, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप इस चीज़ को क्रक्स में कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर शुंग लिख दिया, हुण लिख दिया, शेवाइट गॉड लिख दिया, इस तरह से मैंने क्रक कर दिया। देखो लिखा, फॉर द रिचेस द मोनास्ट्रीज केम टू बी कोवेटेड बाय द टर्किश इन्वेडर्स, दे बिकेम स्पेशल टारगेट्स ऑफ द इन्वेडर्स। अब जाहिर सी बात है, सोचो ये बात एक कॉमन सेंस कॉन्सेप्ट है ये, कि अगर आपके मोनास्ट्रीज में ज़्यादातर सोना रखा हुआ है, ज़्यादातर आपकी वेल्थ वहीं रखी हुई है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि उस वेल्थ में फिर इन्वेजन होगा ही होगा। वही चीज़ यहाँ पर होने लगा, वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि टर्किश इन्वेजन, द टर्क्स किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से, जैसे ये देखो, आप ये वाला पेज देखो, स्पेशल फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के स्पेशल फीचर्स में क्या क्या है, अगेन सिंपल पॉइंट। देखो पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है, अंडरलाइन किया, बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड गॉड। तो एक चीज तो क्लियर है, आप साइड में लिख सकते हो कि गॉड और सोल इन दोनों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा लिखा हुआ है इट अपील टू द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल को ज्यादा ये अट्रैक्ट कर रहा था रिलीजन। क्यों? इट पर्टिकुलरली वन द सपोर्ट ऑफ लोअर ऑर्डर्स। क्यों? वाई कॉमन पीपल? बिकॉज इट अटैक द वर्णा सिस्टम। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे कि आप लिख सकते हो कॉमन पीपल अट्रैक्टेड टू इट। अट्रैक्टेड क्योंकि ये वर्ण सिस्टम को अपोज कर रहा था। ऐसे आपको नोट कर लेना है। अब आप क्रक्स पढ़ोगे, आपको ये पढ़ना नहीं, आपको ये दिख जाएगा, अच्छा ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। फिर आ जाओ, तीसरा लिबरल और डेमोक्रेटिक था। अब जब आप नोट्स बनाओगे स्पेशल फीचर्स का, आप मुझे बताओ 3 पॉइंट से ऊपर का ये एक पैराग्राफ नहीं बना, यहां से लेकर यहां तक का है, लेकिन 3 पॉइंट से ऊपर नहीं बना। अब और चीजें जो है, वुमेन वर ऑल्सो एडमिटेड टू द संघ, ये भी एक फीचर हो गया कि वुमेन संघ का पार्ट थी। ये स्टेटमेंट आ सकता है कि भाई क्या वुमेन संघ का पार्ट होती थी कि नहीं होती थी, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, आप इसको ऐसे एज इट इज लिखना चाहो तो एज इट इज लिख सकते हो, लेकिन आप एक क्रक्स में लिख लो कि हाँ देयर वाज वुमेन हु वर एट पार विद द मेन। इक्वालिटी थी, ये ऐसा समझ सकते हो आप, मैन एंड वुमेन इक्वल्स, इस तरह की। क्योंकि देखो उनको संघ में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है। एंड दस ब्रॉट देम ऑन पार विद मेन। इन कंपैरिजन टू विद ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म वाज लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, फिर और फीचर दे रखे हैं यहाँ पर। बुद्धिज्म मेड अ स्पेशल अपील टू द पीपल ऑफ द नॉन वैदिक एरियाज। अब वैदिक, आपको पता है वैदिक रिलीजन कहाँ पर था, ये आपका जो नॉर्दर्न वैली हो गया, नॉर्थ वैली, आपका गंगा वैली, इन सब में आपका वैदिक रिलीजन चल रहा था। तो ब्राह्मणिज्म उस जगह अपना ज्यादा फोकस कर पाया या फिर ज्यादा इंपैक्ट डाल पाया जहां नॉन वैदिक एरियाज थे। ठीक है ना, वही लिखा हुआ है, बुद्धिज्म मेड अ स्पेशल अपील टू द पीपल ऑफ द नॉन वैदिक एरियाज वेयर इट फाउंड अ वर्जिन सॉइल फॉर कन्वर्जन। राइट, जहां पर उसने कन्वर्जन कर पाए लोगों का। जो नॉन वैदिक एरिया था, वो वैदिक रिलीजन का इंपैक्ट कम था, वहां पर हो पाया। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया। द पीपल ऑफ मगध रिस्पॉन्डेड रेडिली टू बुद्धिज्म बिकॉज दे वर लुक डाउन अपॉन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स। अब लोग जो मगध के थे वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि समझना कैसे है। आपको यहां पर क्या समझ में आया? यहां पर समझ में यह आया कि कॉजेज ऑफ स्प्रेड, फैला क्यों? तो फैलने का एक रीजन ये भी है कि जहां पर ये वैदिक जहां पर ये वैदिक रिलीजन था, तो वैदिक रिलीजन में जो लोग थे उनको बड़ा ही खराब तरीके से ट्रीट किया जाता था। क्रक्स, एसेंस लिखना है आपको। इन वैदिक इन द रीजन्स वेयर वैदिक, इन द रीजन जहां पर वैदिक रिलीजन था, वहां पर पीपल वेयर लुक डाउन, उनको नीचे गिरी नजरों से देखा जाता था। वही लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ मगध रिस्पॉन्डेड रेडली। मगध के लोगों ने बहुत रेडली इसको रिस्पॉन्ड किया, जल्दी रिस्पॉन्ड किया बुद्धिज्म के लिए, बिकॉज दे वर लुक डाउन अपॉन बाय द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स, क्योंकि ब्राह्मण उनको बहुत ज्यादा लोड देखते थे। आप समझ रहे हो? तो आपको एसेंस लिखना है। मगध वॉज प्लेस्ड आउटसाइड द पेल ऑफ द होली आर्यवर्त, द लैंड ऑफ द आर्यस, कवरिंग मॉडर्न उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली यहां पर बताया गया कि कैसे मगध ने क्यों रिस्पॉन्ड किया। एक क्रक्स में आप लिख सकते हो, लिख दो कि मगध रिस्पॉन्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा यहां पर रिवीजन का टाइम। अच्छा, यहां पर मगध का ही रिस्पॉन्स के बारे में बताया गया है, कैसे मगध, तो आपको क्रक्स पता चलेगा। ये कुछ इनिशियल चीजें हैं जो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे होता है। अब जैसे ये देखिए, यहां पर मैंने हाइलाइटर का भी इस्तेमाल किया, जैसे ऋग्वेदिक गॉड्स हो गए। अब मैं क्या करता था, ऋग्वेदिक गॉड्स हैं। अब ऋग्वेदिक गॉड्स से मैंने खाली देखो हाईलाइट चीजें कर रखी है। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी कौन है, गॉड ऋग्वेदिक पीरियड में इंद्र, हाईलाइट कर रखा है। जिनको क्या बोल रहे हैं, पुरंदर या फिर ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स हो गया। फिर उसके बाद देखो वरुण, personified what? Water. सोम, god of plants. मारुत, personified what? Storms.
राइट। फिर उसके अलावा आप देखोगे कुछ फीमेल डिविनिटीज भी देखने को मिल रही हैं, अदिति, उषाज, हु रिप्रेजेंटेड व्हाट, डॉन, अपीयरेंस ऑफ डॉन। तो बस अब जब मैं रिवाइज करता हूं ना इस चीज को, जब मैं इस चीज को रिवाइज करता हूं ना यहाँ पर ऋग्वेदिक गॉड्स को, तो ऋग्वेदिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ऋग्वेदिक गॉड्स का कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आया, भाई पॉलिटी चेंज हो गई, इकोनॉमी चेंज हो गई, पॉलिटी चेंज हो गई, सोसाइटी चेंज हो गई, रिलीजन चेंज हो गया, वो कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब ये फैक्चुअल चीजें हैं, देखो मैंने यहाँ पर भी लिख रखी हैं, तो आप भी इसको ऐसा यूटिलाइज कर सकते हो। देखो स्लोली एंड ग्रेजुअली ही चीजें बढ़ेंगी। आप सोचोगे वन टाइम में मैं कर ले जाऊंगा, तो वन टाइम में नहीं होती है। वन टाइम में होने लगती है यार, बहुत लोग फिर आसानी से कर ले जाते हैं। इट इज नॉट दैट इजी, ये मेहनत बार बार करनी पड़ती है, यही कंसिस्टेंसी चाहिए, है ना। ये मेहनत कही है आप लोगों से कि आप एक बार रीड करो और बहुत फास्ट रीड करो, सेकंड टाइम रीड करो, थर्ड टाइम रीड करने में आप थोड़ा गैप दे लो। फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग इमीडिएट करो, सेकंड थर्ड रीडिंग थोड़े गैप कर लो, थर्ड फोर्थ नोट्स बनाने में इमीडिएट बनाओ, पढ़ लिया क्लियर हो गया। इस तरह से चीजें यहां पर जो है वो चलती हैं, ठीक है। तो आई होप द थिंग्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर। और मेंस के लिए खास तौर से आपको ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि मेंस के लिए आपको चीज़ें जो है आपको आंसर्स में लिखने के लिए फैक्ट होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई मेंस का अगर आंसर आता है, कोई भी अगर मेंस की चीज़ आती है, तो मेंस में कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपका आंसर मेंस का लिखने जा रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी फ्लड्स की बहुत एक खराब स्थिति चल रही है, फ्लड्स, है ना। हमने देखा कि इस वक्त इंडिया में जगह जगह फ्लड्स आ रहे हैं, और कुछ न्यूज़ आपको लोकल की भी मिली होंगी, है ना, जगह जगह। तो फ्लड्स की सिचुएशन पे आपको क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या है, पहले तो ये है कि फ्लडिंग, आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ बताओ कि व्हाट इट इज़, ठीक है ना। आपने बताया कि व्हाट इट इज़, ठीक है ना। आप कोई चीज़ अगर ऐसे लिख रहा है, वो स्टेटमेंट लिख दिया कि हाँ फ्लड का प्रॉब्लम ये है, ऐसा ऐसा है, तो आपको उसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ दिस इज समथिंग विच इज एग्जिस्टिंग। अब आप बता सकते हो कि जब आपने बता दिया कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि व्हाट नीड्स टू बी डन, है ना। अब आप बताओगे कि व्हाट नीड्स टू बी डन, इन फ्लड्स को अगर हमें टैकल करना है, व्हाट नीड्स टू बी डन। अब उससे पहले आप यहाँ पर फ्लड बताने के बाद आप कुछ इंस्टेंसेस दे सकते हो कि ये क्यों हो रहा है, वाई फ्लड्स सो रेगुलर। आप इस चीज को हाईलाइट कर सकते हो, है ना। आप बता सकते हो कि भाई रिवर्स के ऊपर डैम बनाना, ठीक है, पहाड़ों में, नदियों के ऊपर डैम बनाना, ये एक रीजन हो सकता है ना। चीजों को अच्छे से प्रॉपर मैनेज ना करना, ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर रीजन हो सकता है। फिर आप बोल सकते हो व्हाट नीड्स टू बी डन, या फिर पहले लिख सकते हो व्हाट हैज बीन डन, है ना। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अभी तक, आप वो चीज मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो वे फॉरवर्ड, कि व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करने की जरूरत है, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, वो आप लिख सकते हो। एंड दिस इज मोर देन इनफ फॉर एन आंसर। फ्लड के ऊपर क्वेश्चन आ गया, अब आप उसको ऐसे कुछ डिजाइन कर सकते हो। अब इसके लिए आपको डेटा कैसे, नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे मान लीजिए कभी कोई आप यहां पर कोई भी ऐसी कोई रिपोर्ट्स को पढ़ रहे हो, कोई आप रिपोर्ट्स को डिस्कस कर रहे हो, है ना, कोई गवर्नमेंट ने रिपोर्ट निकाली है, आप उसको पढ़ रहे हैं, वो फैक्ट को आपको नोट करना है, वो फैक्ट आपको नोट करना है, ठीक है। जैसे मैं जब इन्वायरमेंट पढ़ता था, ठीक है, जब मैं इन्वायरमेंट की बुक पढ़ रहा था, एक बड़ी फेमस किताब आती है इन्वायरमेंट की, जब मैं वो पढ़ रहा था इन्वायरमेंट की बुक, तो मैं क्या करता था, उसमें जो भी यहाँ पर सीओपी मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है, तो उनमें जो भी इंपॉर्टेंट सीओपीज थे, उन सीओपीज को मैं लिख लेता था, ठीक है। हमारे सीनियर्स ने भी करके दिया था हमको, तो उन्होंने मतलब करके क्या दिया था, वो भी बनाते थे, तो मैंने उनको ले लिया था। तो उन्होंने क्या किया था कि सीओपीज लिख लिए थे। टुडे ही इज आईपीएस ऑफिसर, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर राइट नाउ, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ, और साथ में और लोग भी थे। तो उन्होंने क्या किया था, सीओपीज ऐसे लिख लिए थे जितने भी हैं, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर सीओपी में या फिर कोई भी चीज है, उसमें क्या चीज एक निकल के आई, कहां पर हुई, और वो क्या चीज निकल के आई, व्हाट वाज द आउटकम, वो चीज यहां पर मेंशन कर लिया, ठीक है ना। ऐसे एक उन्होंने एक शीट बना ली थी कि पासेस कौन कौन से स्टेट्स में है, ऐसे उन्होंने लिख दिया स्टेट्स और पासेस। तो ये बना सकते हो आप, कौन कौन से, मान लो हिमाचल प्रदेश, अब कौन कौन से पासेस वहां से निकलते हैं आपने मेंशन कर लिया। ये और भी ऐसे उन्होंने इस तरह के शीट्स बनाए थे, जैसे फॉर एग्जांपल रामसर साइट्स की बात करें, रामसर साइट्स, ठीक है। तो जब आपके पास ये फैक्ट्स होंगे आपके पास लिखे हुए, तो अब आप कोई भी चीज अपने एंड से ऐड ऑन कर सकते हो। मान लो कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया रामसर साइट्स के ऊपर,
कि भैया इंडिया में मान लो कोई रिसेंट टाइम में कोई साइट्स ऐड हुई होंगी, तो रामसर पे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। तो आपको बताना है कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट रामसर कन्वेंशन। फिर आपको बताना होगा कि कुछ रिसेंट टाइम में अगर हुआ है तो आप वो रिसेंट टाइम को ऐड ऑन करोगे कि हाँ रिसेंट में ऐसा हुआ है। फिर आप बताओगे कि उसके कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वर्ल्ड कम्युनिटी क्या कर रही है। फिर आप बताओगे उसके प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के लिए इंडिया क्या कर रहा है। इस तरह से जब आप करोगे तो ये नोट्स आपको इस सेंस में आपको बनाने हैं। हिस्ट्री के चलो ठीक है आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया, लेकिन जब आप इन्वायरमेंट की बात करोगे, जब आप साइंस एंड टेक की बात करोगे, आप ऐसे की बात करोगे, तो आपके पास ऐसे कुछ सोर्सेज होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्ट आती है, अब आपको जब भी कोई हेल्थ का मैटर होता है, WHO की कोई भी रिपोर्ट होती है, अगर कोई भी रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो WHO की रिपोर्ट को आप खासतौर से ध्यान रखिएगा। जब कोई भी रिपोर्ट यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की आती है, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट आपकी UNDP की आएगी, ये सारी रिपोर्ट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। आप जो इंडेक्सेस देखते हो, इंडेक्सेस आते हैं, उस इंडेक्सेस में भारत की पोजीशन इंप्रूव हुई, गिर गई, क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें हैं, है ना। आजकल कभी कुछ आ सकता है, फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शन कमीशन को लेकर, इलेक्शन को लेकर काफ़ी चीज़ें हुई, तो इलेक्शन के ऊपर आ सकता है, रिसेंट स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, मेजर्स आपसे पूछ सकता है, क्या सजेशन है उसको इम्प्रूव करने का पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको खूब सारा अखबार पढ़ना चाहिए, है ना, आपको जगह जगह चीज़ों को स्टडी करना चाहिए। और जहाँ पर आपको कुछ डेटा दिख रहा है, देखो कंसेप्ट तो क्या करो, कंसेप्ट को आपको एसेंस में लिखना है। एक कीवर्ड यहाँ पर मैं बोल के जा रहा हूँ बार 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 बार, जो आपको ध्यान रखना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखिएगा कि मैं कह रहा हूँ कोई भी कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट, उस कंसेप्ट का आपको एसेंस लिखना होगा, हमेशा एसेंस लिखना होगा, या फिर उसके आपको कीवर्ड्स लिखने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपको, ये तो नोट्स में कंसेप्ट का आपको एसेंस या कीवर्ड्स, और दूसरा जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा एज इट इज। इसको नोट डाउन रखिएगा, ठीक है ना, इसको नोट डाउन रखिएगा। WHO की रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट है, तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को यहाँ पर इन्हांस कर सकते हो। तो इन क्रक्स, अगर मैं इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो को वाइंड अप करूँ, तो मेरा वाइंड अप में यही रहेगा आप लोगों को कि जब नोट्स मेकिंग की बात होती है, हम नोट्स कैसे बनाएं, है ना सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पहले यही बोलूँगा कि नोट्स बनाने से पहले, नोट्स मेकिंग करने से पहले आप अपने सिलेबस को देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से सिलेबस को याद कर लीजिए, ठीक है ना, सिलेबस को याद कर लो। प्लस इसके अलावा अब आप यहां पर क्या करोगे, बुक्स अपनी फाइनल कर लो, वो आपको ऑलमोस्ट पता चल चुकी हैं। अब आप NCERT को पहले रीड कर रहे हो, अगर एक रीडिंग हो चुकी है और आप 7 लेक्चर्स को मेरे देख चुके हो, तो अब आप यहां से जब नोट्स बनाना शुरू करोगे, तो अब आपको समझ में आएगा, साथ में ये करने का PYQs देख लो, अब आपको समझ में आएगा कि किस चीज को नोट्स में लिखना है और उसका क्या एसेंस लिखना है, वो आपको यहां क्रक्स में क्लियर हो जाएगा। Are you getting this point? हमेशा हमेशा और हमेशा you have to mention the keywords। आपको as it is पूरा नहीं लिखना है, आपको keywords लिखने हैं। आप ध्यान रखिएगा, this is the key। कीवर्ड्स लिखने हैं, एसेंस लिखना है, एज इट इज लाइन कॉपी नहीं करनी है। मैंने आपको ऑलरेडी सैंपल्स दिखाए कि मेरी किताब में किस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी। आई होप आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। सो विद दिस हम आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देयर इज नो स्ट्रिक्ट जैकेट फॉर्मूला की नोट्स ऐसे ही बनेंगे। आप जब 1 से 2 रीडिंग कर लोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, मैं आपको कह रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या नोट करना है क्या नहीं, ठीक है ना। आज मैं आपको बोलूँ, आप अभी ग्रेजुएशन में आ गए हो, आप अटेम्प्ट देने वाले हो, मैं आपको एक मैं आपको क्लास 6 की NCERT दे दूंगा और बोलूँगा पढ़ो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी क्लास 6 की NCERT बहुत आसान होगी। मैं कहूँगा इसे पढ़ो तो आप बहुत आसान अच्छे से पढ़ लोगे। आप ये UPSC सोच के पढ़ते ही क्यों, टेंशन ले लेते हो, और है ना, आप पढ़ो उसको, और पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। क्लास 6 का एग्जाम अगर आपको देना होगा तो आप टेंशन नहीं लोगे इतना, आप टेंशन नहीं लोगे। अगर आपसे बोलूंगा कि इसको पढ़ो, क्लास 6 का एग्जाम है, तो आप टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है, आपको चीज़ें आती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो किताबें आप पढ़ चुके हो, यू हैव रेड दोज बुक्स, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दोज बुक्स। जब आपको अब लिखने को बोला जाएगा कि भाई क्लास 6 का एग्जाम लिखना है, आंसर लिख दो, तो आपको पता है क्या लिखना है आंसर में क्लास 6 के लिए। सिमिलरली जब आप यहाँ पर भी UPSC में एक बार की जगह आप 2-3 बार चीज़ों को पढ़ लेते हो, तो आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा ये चीज़ लिखनी है, ये चीज़ नहीं लिखनी है। बार बार मैं इसी पॉइंट को लेकर एंड कर रहा हूँ कि रीड एंड रीड अगेन, 3 बार कम से कम। किसी को 2 बार में काम हो जाता है, कोई किसी को 3 बार में काम, मतलब NCERT कंप्लीट कर पाता है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक समझ पाता है क्या करना है, ठीक है। तो इसको करो, और NCERT को आप अच्छे से, या स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से आप उसको समझो, क्या लिखा हुआ है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव लो, उसको अंडरलाइन करो, उसको आप हाईलाइट करो, चीज़ों को आप समझो, फिर आप नोट्स मेकिंग करो। नोट्स मेकिंग आप इमीडिएट करने मत बैठो, अदरवाइज आप सब चीज़ें लिखने लग जाओगे एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं ना
हम लोग करते क्या है ना, हम लोग ऐसा कुछ कर देते हैं कि भाई हमने देखा कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, हमने वो भी नोट कर लिया, हमें लगा ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट कर लिया। आपको समझना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, आपको सिर्फ वही हाईलाइट करना है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो विद दिस हम लोग आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। आई थिंक मेरे पास भी जितना भी यहाँ पर चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई हैं। बस आपको सक्सेस का एक ही सूत्र होगा कि आपके नोट्स काफ़ी कंसाइज होने चाहिए। कंसाइज नोट्स आपके पास होने चाहिए। जितने छोटे नोट्स होंगे उतना आसान होगा रिवीजन के लिए, क्योंकि आपको पता है GS1 GS2 पेपर सब बैक टू बैक होंगे, मेंस में सब बैक टू बैक होंगे, एक दिन में 2 पेपर हो जाएंगे। तो कैसे रिवाइज करोगे इतना बड़ा अगर कंसाइज नोट्स नहीं बनाओगे? तो ये कैसे होगा सर, कैसे हम कर ले जाएंगे? टाइम के साथ। कैसे करेंगे? टाइम के साथ करेंगे। ठीक है ना। अभी क्या मैंने आपको बोला, जो बोला स्टेप 1 स्टेप 2 आप किस पे हो उस चीज को देखो। और ये स्टेप 1 स्टेप 2 बहुत जल्दी जल्दी करना है, स्लो नहीं करना है कि साल भर पता चला स्टेप 2 पे पड़े हुए हैं सर, गया खत्म, गया टाटा बाय बाय, 2028 2029 सोचो फिर आप। जल्दी जल्दी करो उस चीज को। ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो आपको स्टिल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई होप मैंने बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी से आपको समझाने की कोशिश कर दी है कि कैसे नोट्स को क्रिएट करना है। मैंने आपको सैंपल बताया कैसे मैंने बनाए हैं, वो सब चीज़ें आपको फुली समझ में आ गई होंगी। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।